और मैं अभी मिस्टर सुंदरनी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब डायरेक्ट पे आइए सुंदरनी, आपका रामकृष्ण सर, इसमें chair and two co-chairs because they will be helping. I request them to finish it before lunch. बहुत बड़ा जानकारी आपके साथ सबसे हम लोग सुनेंगे, तो उसके पहले है किसान को सुनने के पहले आपको दो रिविजन है। एक तो अभी तक हमने किसान से सुना और आपको मिला, एक छूट गया इसमें, क्या है हमने ट्राइबल का, हमारा ट्राइबल के बारे में हम लोग नहीं सुना, तो ये ब्रीफ में है सर। एक्चुअली हमको सिर्फ किसान लोग मेनलैंड से जैसे हम लोग खेती करते हैं, जैसे खेती भी नहीं है यहाँ पर, हमको ट्राइबल्स भी है, कई ट्राइबल अभी भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं और ट्राइबल्स उनका एग्रीकल्चर से कई करके ढूंढ के अपने जो खाना के लिए ढूंढते रहते हैं, तो इस स्थिति में है, तो उसके बारे में उनका इकोनॉमिक्स है, उनका लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में हमको जानकारी देने के लिए हमने बुलाया था नीलंजन जी का, उसका प्रेजेंटेशन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है नबार्ड। तो नबार्ड पैसा वाला है, हमको हमेशा किसान से जुड़ा हुआ है, एनजीओ प्रमोशन उनका मेन मोटो है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड और प्रमोशन ऑफ फार्मर्स लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड को ऊपर नबार्ड ज्यादा काम करता है, पैसा बनाने के लिए काम नहीं है। बाकी आप लोग बैंक में जाएंगे, एसबीआई और कमर्शियल बैंक जितना भी प्राइवेट बैंक है, तो सिर्फ उनका मोटर 10%, 18% और 8% टैक्स लगा के, टैक्सेबल इंटरेस्ट लगा के उनका लाभ लगे। लेकिन नबार्ड ऐसा नहीं, नबार्ड का हर एक साल में टारगेट आता है इतना खर्चा करना है, तो इसलिए नबार्ड का हमको एजीएम मैडम को बुलाया था। तो नबार्ड इस तरीके से आपको किसान का मदद करता है इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे, इनडायरेक्टली हम जैसे एनजीओ है, डेयरी है, डिपार्टमेंट है, उनको पैसे देंगे, तो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए प्रमोट करता है। तो अभी इन दोनों से हमको पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद हम किसान को लेके फिर हमारा यहाँ चेयर जी बैठा है, तो हमारा तो हमारा संस्थान की पसंद करेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। नमस्कार, ये हमारा अभी जो सत्र है, ये सत्र तो किसानों के साथ में इंटरेक्शन वाला सत्र है। उसमें शुरू में जैसे बताया कि नाबार्ड के अभी मैडम हमारे बीच में है, तो अभी नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए किस प्रकार की सहायता की जाती है। नाबार्ड वैसे बहुत बड़ा संस्थान है, निर्माण ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हुआ और इस प्रकार का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने देश में और बहुत ही पॉजिटिव से वो काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं स्वाति मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आकर अपनी बात को हमको यहाँ शेयर करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है और मैं नाबार्ड में एजीएम हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी फार्मर्स बैठे हैं सभी नाबार्ड के बारे में जानते ही होंगे और नाबार्ड से किसी ना किसी प्रोग्राम में तो जरूर जुड़े होंगे, जैसे हमारा एसएचजी है, जेएलजी है और हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो उसकी तरह से तो हमारे साथ मोस्ट ऑफ सब आप ही जुड़े ही होंगे। थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा आप सहन कर लें। जैसे कि अभी सब फार्मर्स, अभी हमने 2 फार्मर्स के एक्सपीरियंस सुने नेचुरल फार्मिंग में। तो नेचुरल फार्मिंग अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको आगे लेके जाने का सोचा है और इसी तरीके से
इसी डायरेक्शन में काम करते हुए नाबार्ड ने भी नेक्स्ट मंथ नेचुरल फार्मिंग में एक प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो महाराष्ट्र से आएंगे, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। ये प्रोग्राम का नाम है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। तो मेरी सबसे विनंती है, अनुरोध है कि जो भी फार्मर्स इंटरेस्टेड है अपना अपना नाम दे दे, तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। हम 30-30 बैचेस में 2 प्रोग्राम करेंगे। एक बैच साउथ अंडमान के लिए है और एक बैच नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए है। तो जो भी फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कृपया नाबार्ड से कांटेक्ट करें। जैसे कि आप जानते हो कि आइलैंड में जमीन भी लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, बारिश बहुत होती है, ऑलमोस्ट 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं, जब समर आ जाता है, पानी का स्कैरसिटी हो जाता है, पानी कम पड़ जाता है, तो पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे हम लोग संग्रह कर सके, इसके बारे में नाबार्ड का एक स्कीम है वाटरशेड। वाटरशेड के बारे में यहाँ कोई जानता है? किसी ने देखा है कहीं एक्सपोजर विजिट में जाके, या कहीं किसी ने भी वाटरशेड देखा है? वाटरशेड क्या है, किसी को पता है? बताइए मैडम, बताइए ना। काफी दिनों से ये जो प्रोग्राम चलता है, जो मेले बनाते हैं, पानी को रोकने के लिए शुरू करता है। बराबर बोला मैडम ने। वाटरशेड क्या होता है? जैसे कि बारिश गिरती है, हिल्स पे गिरती है और पानी बह जाता है। जब बहुत जोर से बारिश गिरती है तो पानी बहुत जोर से बह जाता है, वो अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेके जाता है। मिट्टी जो ऊपर वाली मिट्टी होती है, वो अच्छी सॉइल होती है, वो भी अपने साथ लेके जाता है। तो इससे क्या होता है, अपना सॉइल है वो डिग्रेडेड हो जाता है, जो एग्रीकल्चर के लिए फिर उपयोगी नहीं रहता है, उससे कोई एग्रीकल्चर के लिए मदद नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है कि ये जो पानी जोर से बहता है उसको रोकना है। हालांकि अंडमान निकोबार में बड़ा वाटरशेड नहीं बन सकता है, वाटरशेड जनरली 1000 हेक्टेयर एरिया का मिनिमम रहता है, उससे बड़े भी होते हैं। 2-3 विलेजेस मिलके भी वाटरशेड बनता है। लेकिन अंडमान का टोपोग्राफी वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे वाटरशेड्स बनाए जा सकते हैं ताकि पानी का संग्रह हो और वो पानी जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद हम यूज कर सके, हम उसको उसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले सके। अभी हम एक बार ही क्रॉप लेते हैं सीजन में, तो हम 2 बार ले सकते हैं। तो पानी, वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड एक हाथ के जैसा होता है। जैसे यहाँ पानी गिरता है तो पानी सब बह के यहाँ आएगा, छोटे छोटे स्ट्रीम्स आते हैं, वो कहाँ जाके मिलते हैं? वो किसी रिवर में जाके मिलेंगे, किसी नाला में जाके मिलेंगे। ये है वाटरशेड। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ बारिश यहाँ हिल पे होती है, फिर ये पानी बह के नीचे आता है। ये नीचे आता है तो उसको एक ही इसमें नहीं आता है, उसके बहुत सारे झरने बनते हैं, उसके बहुत सारे स्ट्रीम बनते हैं, वो अलग अलग दिशा में बहते हैं। कभी जोर से बहता है तो अपने साथ सब मट्टी सब लेके जाता है। तो इनको क्या करना है, इनको यहाँ रोकना है। ऐसे बोला जाता है ना वाटरशेड में, जो पानी जोर से बह रहा है, जो द वाटर विच इज रनिंग मेक इट वॉक, जो वॉक कर रहा है उसको क्राउल करने को बोलो, और जो क्राउल कर रहा है उसको रोकने को बोलो। बेसिक है कि पानी रोकना है, मीन्स जो पानी जोर से बह रहा है उसको थोड़ा चलने के लिए, धीमे धीमे चलने के लिए सिखाओ। जो धीमे धीमे चल रहा है उसको रेंगने के लिए सिखाओ, और जो ऑलरेडी रेंग रहा है उसको वहीं पे रोक दो, ताकि वो पानी जाके ग्राउंड टेबल वाटर बढ़ सके। तो ये हमारा रिवर एरिया है और ये पानी बह के यहाँ से आता है। अगर जोर से बहता है तो हमें वहां पे कुछ कुछ वाटरशेड तो वाटरशेड एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू हम लोग करते हैं, नाबार्ड डायरेक्ट नहीं इम्प्लीमेंट करता है ये प्रोग्राम।
किसी एनजीओ के साथ या किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें बेसिकली ग्रांट और लोन होता है। जो इसका 2/3 पार्ट है उसमें लोन होता है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और जो एनजीओ के थ्रू करते हैं वो 1/3 जो हमारा इसके लिए जो फंड है वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, उसमें से जो उसका जो 1/3 पोर्शन है वो एज अ ग्रांट हम एनजीओ को या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देते हैं ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें बेसिकली ये ना एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, मीन्स इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर लोग तैयार नहीं है ये वाटरशेड करने के लिए तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इसमें लोगों को अपनी तरफ से श्रमदान करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स बनते हैं, काउंटर्स बनते हैं, स्टोन बंड्स बनते हैं, तो ये सब में कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो ये कॉस्ट नाबार्ड तो दे देता है, लेकिन इसमें क्या है ना पूरा पोर्शन नाबार्ड नहीं देता है, क्योंकि अगर कम्युनिटी उसके लिए काम करेगा, अगर लोग उसके लिए गांव के लोग जो वाटरशेड में जो लोग हैं वो उसके लिए काम करेंगे तो उनको लगेगा कि ये मेरा है, और जब एनजीओ इसमें से निकल जाएगा 5-6 साल के बाद तो भी ये काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इसमें जनरली जिनके पास लैंड है, जो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, वो पैसे के इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वाटरशेड के लिए, लेकिन जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस है, उनको श्रमदान करना पड़ता है, मीन्स उनको काम करना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, मीन्स लाइक अभी हम पॉन्ड बना रहे हैं या हम वहाँ 3-4 पॉन्ड बना रहे हैं, तो वो पॉन्ड का क्या सपोज 1 लाख कॉस्ट हो रहा है, तो उसका जो 60% पोर्शन है वो जो लैंडलेस लेबर्स है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको उसमें काम करके वो अपना शेयर देना पड़ता है उसमें, क्योंकि जिनके पास लैंड है वो तो अपना पैसा देके उसमें अपना शेयर ये करते हैं। इसके बाद जब इसमें विलेज वाटरशेड कमिटीज भी बनती हैं जो अपना खुद डिसीजन लेती है कि हमें ये वाटरशेड में क्या करना है, कहाँ पे काउंटर बनाना है, कहाँ पे कंटिन्यूअस काउंटर बनाना है, कहाँ पे चेक डैम बनाना है, कहाँ पे छोटा डैम बनाना है, ये सब वाटरशेड विलेज वाटरशेड कमेटी करती है। और इससे क्या फायदा होता है कि इसका बेसिक ये है कि पानी कम यूज करो, ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिसमें पानी कम लगता है, और इसमें वाटरशेड एरिया में कैटल को चराना मना होता है। फिर आपका लाइवलीहुड प्रोग्राम जिसमें इंक्लूडेड है, जैसे एसएचजी, जेएलजी, उनके थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, एमईडीपी, एलईडीपी, ये सब भी उसके अंदर होता है, ताकि जब ये वाटरशेड डेवलप हो जाए तो लाइवलीहुड भी उसके साथ डेवलप हो जाए। जब हमारे वाटरशेड अभी बहुत 20 साल से चल रहे हैं, 20-22 साल से, तो अभी बहुत सारे वाटरशेड्स कंप्लीट हो गए हैं। वाटरशेड्स कंप्लीट हो गए तो उसके आगे क्या, क्योंकि वाटरशेड कंप्लीट होने के बाद अब किसान उसमें एक के बजाय 2 क्रॉप ले रहे हैं, 3 क्रॉप ले रहे हैं, उनका इनकम बढ़ रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है लोन की। तो हमने बैंक्स को भी ऐसे बोला है कि इस एरिया में जो वाटरशेड एरिया में जो किसान है उनकी जो भी क्रेडिट नीड है वो आप कंप्लीट कर देना, क्योंकि उसमें बैंक को भी थोड़ा बिजनेस मिलेगा अगर किसान तरक्की करेंगे तो ये हमारा वाटरशेड प्लस अप्रोच है। और इसमें हम लोग ना लेबर डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है इसमें। तो बेसिकली यही नाबार्ड का वाटरशेड प्रोग्राम है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इसका जो कॉस्ट लगता है उसमें मेजर कंपोनेंट भी लैंड डेवलपमेंट के लिए है और उसके बाद आपका वाटर मैनेजमेंट के लिए है। तो नाबार्ड का यही प्रोग्राम है वाटरशेड का, जिसमें आपका ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ता है तो आपको पानी का उपलब्धि हो जाता है। आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ऐसे कौन से योजना है
या एक ऐसा लक्ष्य है ना? एक तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, जिसमें ट्राइबल विलेजेस सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके क्राइटेरियाज है कि कितना ट्राइबल पॉपुलेशन है, फिर उनका कितना इनकम है, क्या है, उस हिसाब से उनको सिलेक्शन होता है ट्राइबल्स का। यहाँ पे हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था, वो कंप्लीट भी हुआ था, उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है, उसके बाद कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ये मुझे लगता है 2015-16 में हुआ था, हरियाली के नाम से हक्कानी ने किया था। उसके बाद से कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चला नहीं है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट फिर से यहाँ करने का। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम 1 एकड़ टू 2 एकड़ का लैंड फार्मर के पास होना चाहिए, ट्राइबल फार्मर के पास। इसमें 0.5 एकड़ का भी प्रावधान है, लेकिन वो जहाँ बहुत छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स जाता है वहाँ पे वो होता है, पर बेसिकली इसमें 1 से 2 एकड़ का लैंड आपके पास होना चाहिए। इसमें हम वाड़ी डेवलप करते हैं, वाड़ी का मतलब ऑर्चर्ड होता है, बाग होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देते हैं, जैसे आपका आम है, सपोटा है, लाइम है, ऐसे सारे क्रॉप्स हम प्लांट्स हम देते हैं लगाने के लिए अराउंड 1 एकड़ में। और फिर उसके बाद ये जो प्लांट्स है वो इमीडिएटली आपको इनकम नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी देते हैं, वेजिटेबल्स का या क्रीपर्स, इनका भी प्रावधान है उसमें। और जब ये क्रीपर्स तो आते हैं, हम लोग उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ना, उसके नीचे जिंजर और गार्लिक का भी हम प्लांटेशन देते हैं इसके अंदर, ताकि फार्मर्स को इनकम कंटिन्यूसली आता रहे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे मैंगो है, वो तो इमीडिएटली आएगा नहीं, तो जब तक मैंगो नहीं आते हैं आपको वो आप जाके वो सेल नहीं कर सकते, तब तक आप वेजिटेबल ये जिंजर गार्लिक का प्रोडक्शन करके आप उसमें से इनकम ले सकते हैं। तो इसमें भी बेसिकली ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में भी बेसिकली लैंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट एक ये कंसेप्ट है। फिर आपका वाटर कंजर्वेशन का भी एक एलिमेंट है, जो आप जिसके लिए नाबार्ड ग्रांट देता है। ये ग्रांट बेस्ड प्रोग्राम ही है टोटली, इसमें लोन कंपोनेंट है, बट हम लोग इसके लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं, बेसिकली ग्रांट बेस्ड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 5 से 6 साल तक चलता है ये प्रोग्राम, और उसके बाद फिर जो फार्मर इसके बेनिफिशियरी है उसको अपना ये कंटिन्यू करना होता है। बाकी हमारे प्रोग्राम्स है एसएचजी, जेएलजी, वो भी है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके लिए जेएलजी फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, ताकि जो लोग 3-4 लोग मिलके ये जेएलजी फॉर्म कर सकते हैं और उनको बैंक से लोन मिलता है बिना कोलेटरल। एसएचजी फॉर्मेशन मोस्टली तो यहाँ एसएचजी वुमेन एसएचजी ही है। एसएचजी बनाने के लिए भी नाबार्ड से ग्रांट सपोर्ट मिलता है, फिर उनके लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं। फिर हमारा एफएसपीएफ का प्रोग्राम है, जो डायरेक्टली फार्मर से नहीं होता है, मीन डायरेक्टली फार्मर हम नाबार्ड से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन हम एनजीओ या रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक कैरी के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका बेनिफिट फार्मर्स को ही मिलता है जो बेनिफिशियरीज है उनके थ्रू। एट प्रेजेंट हमारे कैरी के साथ ऑलमोस्ट 26 to 27 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। बहुत सारे फील्ड्स में है, एनिमल हेल्थ है जैसे हाउस होल्ड ट्रीटमेंट है, फिर फिशरीज में है जैसे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट, फिशरीज का जो वेस्ट है उससे मड क्रैब फैटनिंग है, फिर हमारा फ्लोरिकल्चर है, रूफटॉप गार्डनिंग है। तो कहीं ना कहीं ये सारा बेनिफिट फार्मर्स को ही जा रहा है, जो कैरी के थ्रू जा रहा है। इसमें हमारा पोल्ट्री का मिनी हैचरी यूनिट भी है, तो मैडम चलाती हैं। और वो शोलबेर गांव में पूरा शोलबेर गांव कवर करती है वो, जैसे उसने ट्रेनिंग लिया है कैरी से, और वो आगे जाके गांव में भी दूसरे लेडीज को सिखाती हैं।
तो ये हमारे प्रोग्राम्स है बेसिकली नाबार्ड के। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत ब्रीफली बोला है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोला है। एक कोई भी खड़े हुए हैं मैडम, वाटर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो वाटर से अपने अनुमान में बेसिकली माइक्रो और मैक्रो हाँ। वाटर स्टेशन कितने कंप्लीट है और एक तो दो चार नाम बताएं, और साथ में इस टाइम वर्तमान में वाटर स्टेट प्रोग्राम में कितना बजट एलोकेट नहीं, अभी तक तो अंडमान में तो नहीं बना है। हमने डिब्राट को एक प्रोजेक्ट दिया है हमारे एफएसपीएफ के अंडर कि वो हाइड्रोजियोलॉजिकल एरिया मार्क करे, मैपिंग करे वाटर का, और जहाँ पे भी वाटरशेड का पॉसिबिलिटी है तो वो हमें आके बताए, तो हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ढूंढेंगे कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करे। यहाँ बड़ा वाटरशेड तो नहीं बन सकता है, नैनो वाटरशेड ही बन सकता है। तो फिलहाल तो ये काम चालू है, डिब्राट को हमने ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद स्वाति मैडम। आपने जो नाबार्ड के माध्यम से चलने वाली जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी है। हम सब किसानों को इस बात को समझना चाहिए। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे बोलते हाँ ठीक है, करते हैं। हम जब किसानों की इंटरेक्शन करेंगे तो उस समय फिर और आगे तो हम सब लोगों को ये जो नाबार्ड की स्कीम है ये सीधी नहीं आती है, वो हमारे यहाँ समूह बनाकर उसके माध्यम से जाना पड़ता है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, आपकी एनजीओ वो है, इनके साथ में सपोर्ट करते हुए वो आपको इस बारे में सहायता कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से ग्रांट आती है और उनके अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग चलते हैं, इसके माध्यम से नाबार्ड हमको मदद कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये प्रशिक्षण के बारे में आपने जो ऑर्गेनिक प्रशिक्षण रखा है के नाम से आप प्रशिक्षण रखा है, इन्होंने प्रशिक्षण को छोड़ दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको उसको खरीद करना पड़ेगा। नहीं, हमने तो इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करके ही रखा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी शब्द उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने हमें तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में मत जाइए। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा इसमें कि हमको जैविक खेती के लिए ही प्रशिक्षण की करनी चाहिए, और जैविक खेती में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण कि जिसमें किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। जिस प्रकार की खेती हमारे योगानंद जी कर रहे हैं, रमेश जी कर रहे हैं, तो ये लोग जो खेती कर रहे हैं इसमें बाहर का इनपुट लगभग लगता ही नहीं, और इसका ट्रेनिंग देना चाहिए। और इस दृष्टि से हम उसको पाउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हैं, या उस प्रकार की कुछ बात जैविक की कर सकते हैं कि जिसमें किसान आत्मनिर्भर हो। और इस प्रकार का करने से ठीक रहेगा, क्योंकि जीरो बजट के बाद में प्राकृतिक खेती के बाद में स्वयं के नाम की खेती, तो ये सब इससे कंफ्यूजन निर्माण हो जाता है। तो नाबार्ड जैसे संस्था ने इस प्रकार के कंफ्यूजन से दूर रहते हुए हमको एक यूनिवर्सल प्रकार से चलना है, तो उस प्रकार से चलने की बात करनी है। तो मेरा एक छोटा सा जरूर सर। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। अभी इसी सत्र में हमारे बीच में उपस्थित है निरंजन खातुआ जी, डॉक्टर साहब एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया पोर्ट ब्लेयर से हैं, और अंडमान निकोबार के बारे में यहाँ की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में हमारे सामने कुछ अपना विषय रखेंगे, जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था, उनके रिसोर्स किस प्रकार से वो यूज करते हुए अपना जीवन यहाँ चलाते हैं, उसके संदर्भ में रखेंगे। मेरा डॉक्टर साहब निवेदन ये रहेगा कि ज्यादा भूमिका न बनाते हुए वो सीधा विषय पर चले जाएंगे, तो हम सबके लिए वास्तविकता तो ये है कि इस विषय पर अच्छा जानकारी होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय को देखते हुए। Respected Kulkarni sir, respected Dr. Jamil sir, Dr. Ramakrishnan sir,
on the dais and distinguished and director of Gary and other हमारा किशन भाईगन। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा इसके बारे में, फार्मिंग कैसे होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आदिवासी समाज में किस तरह का वो इकोनॉमिक रिसोर्स को यूज करते हैं उसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं नीलांजन एंटरप्रेन्योर्स साइकिल ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे हमारा ऑफिस 1951 से काम कर रहा है इस आइलैंड में। तो इसमें जो मुख्यतः यहाँ 6 आदिवासी है। तो आदिवासी का मतलब है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब वही लोग पहले आया है, हम लोग बाद में आए। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम 10 मिनट करेंगे। तो देखिए, इस आदिवासी को भी कई जगह में वन्य जाति बोलते हैं, कहीं गिरिजना बोलता है, जना बोलते हैं, गाड़ी जना बोलता है कन्नड़ में, कोई जगह में आदिम जाति बोलते हैं। लेकिन हमारा जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब हम जो थोड़ा बोलेंगे कि इसमें 460 लगभग ट्राइबल कम्युनिटीज हम लोग आइडेंटिफाई किया है हमारे आंध्र प्रदेश सर्वे ऑफ इंडिया में। मतलब वो कोई बोलता है 570, कोई बोलता है 660, बट हमारा सर्वे ऑफ इंडिया में लास्ट 1995 से 1985 से 1995 तक एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसका नाम पीपल ऑफ इंडिया था। उसी का अंडर में हम लोग 461 ट्राइबल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया था, और उसमें हम लोग स्टडी किया था 4635 कम्युनिटीज है हमारा इंडिया में। 4635 कम्युनिटी है, उसमें से 461 जो है ट्राइबल समूह है, जिसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसका लिखा, उसका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आपको। तो वो एक पीपल ऑफ इंडिया का वॉल्यूम में हमारा सर्वे में उपलब्ध है, आप लोग आके पढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ट्राइबल लोग जो है कि इतना 461 ट्राइबल कम्युनिटीज को अपना अलग अलग तरह का वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग का रहन सहन, वो अपना डाइवर्सिटी को दिखलाता है। तो वो हमारा नेक्स्ट बार दिखाएंगे वो हमारा कितना परसेंटेज है लोग। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि अभी वो ओनली 8.63% है, ओनली 8.63% ट्राइबल लोग ऑल ओवर इंडिया का जितना पॉपुलेशन है। इसमें हमने पूरा पॉपुलेशन दिया थोड़ा, लेकिन इसमें ये है क्यों हम ट्राइबल को स्टडी करेंगे, क्यों आदिवासी को स्टडी करेंगे, क्यों उसको हम इतना महत्व देंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकार का बात चल रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, एक ट्राइबल कम्युनिटी देखिए मोर देन 75 लाख की है, सबसे हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटी जो देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, कौन लोग है ना, भील लोग है, संथाल लोग है। लेकिन हमारा अंडमान में जो ट्राइबल है वो देखिए ओनली 75 है, ग्रेट अंडमान ओनली 75 लोग है। वर्ल्ड लिटिल कम्युनिटी, सबसे वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट लिटिल पॉपुलेशन है वर्ल्ड जो ग्रेट अंडमान का, वो अभी 2019 में स्टडी किया था, उसमें हम पूरा डिटेल्स किया था सोशल इकोनॉमिक स्टडी। तो उसमें लिखा गया 75, लेकिन 75 में भी वो लोग 75 नहीं है, ओनली 61 है। और 13 लोग 14 लोग जो है बाहर से शादी किया हो, कोई बंगाली है, कोई तमिल है, क्योंकि उस लोग में सेक्स रेशियो इतना कम हो गया कि वो ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने और बताएंगे, फिर देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, मतलब आर्थिक आधार पर उसको हम आदिवासी को किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो है फूड गैदरर है, जो खाली जंगल से जो सामान लेके और हंटिंग गैदरिंग करके वो बचता है, उसको बोलते हैं फूड गैदरर है। उसमें हमारा नाम आता है जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमान। ये जो 4 कम्युनिटी है, तो ये सब अंडमान में रहते हैं। और ये सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि वो लोग अभी भी हंटर गैदरर है, जो 50 साल पहले, मतलब 50,000 इयर्स बीसी में काउंट हुआ था स्टोन एज में। देखिए हम लोग कितना पार होकर आया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, अभी कंप्यूटर एज आ गया। लेकिन स्टोन एज में, पाषाण काल में जो हंटिंग गैदरिंग हमारा शुरुआत हुआ था, उसमें हम लोग एग्रीकल्चर नहीं जानते हैं, एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में आया। तो उस फूड गैदरर वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको। लेकिन कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारा खेती कर लेते हैं, वो भी हम बताएंगे क्यों कर रहे हैं, वो बताएंगे आप कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने, उसका कितना जमीन था, आप अभी कितना रिड्यूस हो गया, वो भी मैं बताएंगे आपको। तब जाके आप बताएंगे क्यों वो लोग इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों आप बोल रहे हैं कि हमारा खेती से केला चोरी कर रहा है, वो कर रहा है, वो अभी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब जगह रहते हैं जंगल में। तो वो देखिए नेक्स्ट बात देखा नहीं, उसमें देखिए सर और कुछ तो जनजाति है जो ना पेस्टोरल कम्युनिटी बोलते हैं, जो वो जो अपना पशुपालक बोलते हैं, जो टोडा ट्राइब से तमिलनाडु में सबसे बड़ा कम्युनिटी अभी है, जो लोग तमिलनाडु में है, वो लोग अभी भी पशुपालक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करते हैं, वो लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर का कोई नहीं करता है, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन में बहुत डिफरेंस है, वो शायद आप लोग जानते हैं कृषक, क्योंकि उसमें ना हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, प्लाउ कल्टीवेटर्स। उसके बाद आर्टिसन कुछ है, कुछ ना मिट्टी का बर्तन बनाता है, कोई लोहा का बर्तन बनाता है, ऐसा भी कुछ है वो जो ट्राइबल में मिलता है। तो उसके बाद ऐसा है ट्रेड एंड कॉमर्स भी करता है वाल्मीकि,
आंध्र प्रदेश से कुछ कम्युनिटी है, वो कुछ पहले ट्रेड करता था, ट्रेड बिजनेस करता था नमक का, इसका, वो भी है। फिर कैजुअल लेबरर्स भी है, जो आजकल टी गार्डन में काम करने वाला बहुत लोग है। बस नेक्स्ट देखिए, आजकल इसको नाम दिया हम लोग अनुसूचित जनजाति जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम में जाना जाता है। वो अनुसूचित जनजाति जो है ना, बोलते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं उसको, और उसको अभी जो विशेष पिछड़े जनजाति बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव ट्राइब्स से हम प्रिमिटिव बोलते हैं। उसी प्रिमिटिव में आता है ये 5 ट्राइब है। तो ये पीवीटीजी मतलब जो विशेष पिछड़े जनजाति है, पर्टिकुलरली भागलपुर ट्राइबल को उसमें आता है ये 5 जनजातियां, जो होंगे जारवा, सेंटिनलीज, गेंडनामलीज और सोमपेन। सोमपेन जो है निकोबार आइलैंड में रहता है, और निकोबारीज भी निकोबार आइलैंड में रहते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली देखिए, ये 75 जो है ना, ये प्रिमिटिव ट्राइब्स है, वो पर्टिकुलरली भागलपुर ट्राइब्स बोलते हैं। हमारा अंडमान में देखिए लास्ट वाला कॉलम है, वहां पे 5 है, गेंडनामलीज, निकोबारीज और होंगेस और जारवाल और सोमपेन। ये 5 जो है ना, पर्टिकुलरली भागलपुर ट्राइब्स बोलता है, क्योंकि इस जनजातियों को 100% सब्सिडी दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें से 5 हमारा अंडमान में है, इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं ना। ये देखिए, ये जारवा लोग है, क्योंकि पीवीटीजी का प्रश्न आता है। ये जो पहला है फैशन है ना, ये पूरा नेचुरल चीज है, ये कभी प्लास्टिक यूज नहीं करता, ये नहीं करता। आजकल हम लोग उसको प्लास्टिक वाली दे रहा है, लेकिन ये लोग ना, ये जो चेस्ट गार्ड पहना है, चेस्ट गार्ड बोलते हैं, जो यहाँ पे पहन के रखा है ना, वो भी जो लकड़ी का छाल से बना हुआ है। सब चीज जो नेचुरल करते हैं, वो प्लास्टिक का यूज नहीं करता है। ये आपको बोलने के लिए मैं आया था। नेक्स्ट, हाँ, ये ट्राइब्स ऑफ अंडमान हमने बोला कि 5 ट्राइब्स है। ऐसा कुछ ट्राइब्स भी है जो फिलीपींस में है, सिमांग वगैरह है, उसी से इसका मिलता जुलता है। नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए कि इन लोगों का पॉपुलेशन देखिए, ये 800 करीब पॉपुलेशन है हमारा। आपका आइलैंड में अभी 6 लाख करीब पॉपुलेशन है, उसमें वो लोग 800 लोग हैं। 800 मैक्सिमम निकोबारीज को छोड़ के, निकोबारीज थोड़ा ज्यादा है 27000। बाकी जो 5 ग्रुप है उसको मिला के आपको 800 भी लोग नहीं है। उस 800 लोग आपको कैसे गति कर सकता है आपका 6 लाख लोग को, मतलब कैसे आपको खराब कर सकते हैं, वही मैं बोलने वाला था। और नेक्स्ट, और देखिए ये हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें देखिए कितना पॉपुलेशन ज्यादा है, बंगाली लोग ज्यादा है यहाँ पे, हिंदी बोलने वाला ज्यादा पॉपुलेशन है, उस पर कनाडा इस तरह का डिवाइड किया था। ये छोटा नेक्स्ट, हाँ, ये जारवा लोग जो है, ये मैं इसको हम लोग, वो अपने आप को बोलते हैं आंग बोलता है, एक्चुअली हम लोग जारवा बोलते हैं। एक्चुअली ग्रेट अंडमान जो ट्राइब है जो पहले आया था, वो उसको आंग बोलता है, मतलब जारवा बोलता है, मतलब अननोन पर्सन। मतलब इससे पता चलता है कि ग्रेट अंडमान जो पहले आया था, फिर जारवा लोग आए, इसीलिए दोनों में नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता वही बताएंगे नेक्स्ट। ये देखिए, उस लोग का पहले एरिया था कितना, 2950 इतना पॉपुलेशन था। ये देखिए 2950 स्क्वायर किलोमीटर था पहले, अभी कैसे आ गया 765 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। इतना आप लोग सब इन्वेस्ट कर लिया बाहर से आके, आप उसको बोल रहे हैं हमारा कुछ चोरी कर रहे हैं, तो आप उसका जमीन ले लिया, लेने के बाद बोलता है कि आप लोग से तकलीफ दे रहा है। ये है आप ऑप्टिमाइजिंग ऑफ लैंड यूज, तो आपको ना ऑप्टिमाइजिंग, कोई ऑप्टिमाइजिंग नहीं है, तो उसको हम लोग शोषण उसी से लिया बाद में आने वाला। तो ये सब चीज बात बता रहा है। और ये थोड़ा जनरल लोग को हार्ड है, हम लोग चुनाव में आसपास सब इंडिया हम लोग तो जाके उसका देखते हैं कि हाउ टू परसीव द सोसाइटी और नेचर और जो फॉरेस्ट कैसे वो डेबिट करता है, कैसे वो बनाता है, उसको दिखाने के लिए हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन किया था, उसमें ये सब दिख रहा था। नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए उसका मटेरियल कहते हैं, ये कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा है। ये देखिए लकड़ी को काट के एक तो बास्केट बना रहा है, एक तो बास्केट बना रहा है, केन बास्केट, कितना सुंदर बास्केट है, उसी को आजकल प्लास्टिक में हम लोग यूज कर रहे हैं, सभी इसको कॉपी कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए फूड क्या खाते हैं, कुछ नहीं, एक तो उसका नेचुरल फूड होता है, एक तो या तो रिसोर्स सी रिसोर्स होता है, मतलब समुद्र से, या तो नेचुरल रिसोर्स, ट्यूबर्स, रूट्स और कुछ एनिमल्स भी वो खाते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर देता है, एक एनिमल्स मिलने से वो बांट के खाता है, शेयरिंग करता है, कम्युनिटी फिस्ट करता है। वो ऐसा नहीं कि हम ले लिया हम खा लिया, इतना अच्छा चीज है उसमें से हमें सीखना चाहिए। और कोई प्लास्टिक की चोरी नहीं करते हैं। अभी आजकल प्लास्टिक मिल रहा है, उसको लेकर पानी वाली स्टोर कर रहा है, लेकिन वो लोग कभी आपको आरओ फिल्टर नहीं चाहिए। आप सोचिए तो, आप आरओ फिल्टर के लिए डेली चिल्लाते हैं घर में कि ये आरओ खराब हो गया, आरओ खराब हो गया। वो लोग 1000 years को फर्स्ट में कैसे डूब रहे हैं विदाउट एनी डिजीज। आप सोचिए, वो लोग नेचुरल रिसोर्स का पानी पीते हैं,
इसलिए हम लोग जो केमिकल मिला है ना वो चीज उसी में जाएगा, तो वो लोग भी कभी बीमार हो सकता है। लेकिन पहले तो ऐसा कोई नहीं था, वो लोग तो पहले से ही पेट फंसे आ रहा है, हम लोग बाद में आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, केमिकल मिला रहा है, ये कर रहा है। तो इसीलिए वो लोग से बहुत कुछ सीखना था, लेकिन हम लोग सीखा नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं वो पिछड़ा बच जाती है, वो उसको छोड़ छोड़ दो, बाहर रखो। नेक्स्ट इसमें ड्रेस ऑर्नामेंट्स छोड़ ये ऑर्नामेंट्स है, ये ऑर्नामेंट्स है, देखिए सब केमिकल नहीं है, ये सब कोई प्लास्टिक नहीं है, सब सब नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से मिलता जुलता है। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी काट देता है पेड़ वगैरह, जब जरूरत होता है वही काटता है, इसीलिए वो बहुत इकोनॉमिक यूज करता है। नेक्स्ट हाँ, ये हानि कलेक्शन, देखिए हानि को स्टोर कैसे कर रहा है, वो इतना हानि मिल जाता है एक साल में, मैंने गर्मी के सीजन में उसको स्टोरिंग करके रखता है। हाउ दे प्रिजर्व द फूड, दैट आल्सो वी शुड नो, द साइंटिस्ट वो कैसे प्रिजर्व करता है, उसको ना केमिकल है ना कुछ है, तो वो भी सीखने का है। तो देखिए स्टोर करके रखा है वो पूरा हानि का, अब वो साल भर पीते रहता है, बरसात में तो नहीं मिलेगा, वो एक साथ गर्मी के सीजन में मिलता है, तो उसको स्टोर कैसे करता है वो भी करना है। ये गेट अनमनीज है, ये गेट अनमनीज जो लोग है, ये लोग देखिए पहले कितना फैला हुआ है, इसका नाम इसलिए पड़ा गेट अनमनीज, इस ये पूरा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, नेक्स्ट पर देखिए हम दिखा रहे हैं कितना जगह फैला हुआ है। ये देखिए 3500 लोग था वो, और 1858 में जो सेंसस हुआ था, और वो देखिए कितना फैला हुआ, इसमें नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान पूरा फैला हुआ है। इसमें बात है, इसलिए उसको गेट अनमनीज बोलता है, तो उसका नाम गेट अनमनीज इसलिए नहीं पड़ा, मतलब इतना मतलब संख्या में ज्यादा था, और मतलब ज्यादा जगह में रहते हैं, तो घूमते तक पूरा जगह उसमें यहाँ कोई नहीं था। तो अभी वो देखिए सर कैसे यूज हुआ है, कहाँ पे रहे, अभी उसको बसा गया स्टेट आइलैंड में, छोटा आइलैंड, उसका देखिए सर ओनली हिल्स वगैरह उसका केवल आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड में उसको रख दिया, आगे पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, अभी ओनली 75 है, तो इसलिए लेकिन वो लोग अपना मिस करता है, वो अपना जो कछुआ पकड़ते हैं, कछुआ मतलब टॉर्टोइज पकड़ते हैं, मान लीजिए फिशिंग करते हैं, वो सब एरिया कम हो गया, हम लोग जाके इन्वेस्ट कर लिया, तो उसको वहां बसाना पड़ा गवर्नमेंट से, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड ईएनएसआई दोनों मिलकर हम लोग रिहेबिलिटेट किया है 1969 में। नेक्स्ट ये देखिए उसका पॉपुलेशन थोड़ा सा किया था 80s में कितना था, 70s में कितना था, 90s में कितना था, थोड़ा पॉपुलेशन अभी थोड़ा सा ये हो रहा है इस तरह का, काफी ओनली 75 है वो, इस तरह देखने में है, हाइट है, ऐसा है। नेक्स्ट हाँ, वो लोग का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी पॉपुलर है, मतलब अंडमान में ट्राइबल में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमारा म्यूजियम में रखा है। नेक्स्ट और ये देखो पैलियोन्थोलॉजिकल स्टडी यहाँ पे हुआ है, हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किया था, एक्सकेवेशन से दो मटेरियल मिला, उसको बोलते थे हम लोग किसे मिलन, एक ऐसा नाम दिया था उस जगह साइड को, वो आप फुलबारी में है, वहां से हम लोग को ये पता चला कि वो लोग शायद 2000 ईयर्स वर्ष से यहाँ बसे आ रहे हैं, 2000 ईयर्स पहले से यहाँ बसे आ रहे हैं, तब तो आप लोग कोई नहीं था अंडमान में, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट लेकिन आजकल बहुत थोड़ा जगह हो रहा है, तो वो जैसे लाइवलीहुड क्या है, वही है, वही फॉरेस्ट रिसोर्स है, आइदर सी रिसोर्स, दोनों से वो मछली खाते हैं, कछुआ खाते हैं, ऐसा नहीं कछुआ सब मार देता है, एक कछुआ मिलने से एटलीस्ट 4-5 दिन 10 दिन चल जाता है, और रेयरली वो दे हंट एक्सेप्ट पर्पस, अभी तो बहुत ये है, लेकिन ये मिनिमम यूज करते हैं, दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द होल फॉरेस्ट और होल सी रिसोर्स। नेक्स्ट ये हम लोग उसका लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप किया था कि उसका लैंग्वेज जो डाई हो रहा है, अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उसका लैंग्वेज भी खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग वर्कशॉप किया था। नेक्स्ट एक ट्राइब, इसको एक बोलते हैं हम लोग, ये बनाया था ट्राइलिंगुअल, एक बुक्स बनाया था, उसके अंडमानीज का बुक्स और हिंदी और इसमें टेक्निकली पढ़ने के लिए, तो एक बनाया था अल्फाबेट बुक्स बनाया था, उसको दिया था हम लोग कि तुम लोग अपना लैंग्वेज सीखो, तो भूल जाओगे, आप तो हिंदी बोल रहे हैं आजकल उसका आउट ऑफ 75 है 28 लोग सब गवर्नमेंट सर्विस में है उन लोग का। नेक्स्ट ये देखो ये वो लोग का, हाँ बैटल ऑफ एबरडीन, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ब्रिटिश लोग का अगेंस्ट में उस समय 1859 में 17 मई में वो लोग लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1859 में, तो उसको नाम दिया था बैटल ऑफ एबरडीन, एबरडीन की बाजार है वहां पे वो लड़ाई हुआ था, उसमें वो लोग बंदूक का अगेंस्ट में बो एंड एरो, मतलब उसमें पत्ती धनुष था, उसी से लड़ा किया था, मतलब लड़ा था, क्योंकि वो एनक्रोचमेंट इतना करा था, इतना बदमाशी कर रहा था, वो लोग सह नहीं पाया, तो उसको उस समय बैटल ऑफ एबरडीन 1859 में जो 1857 का आसपास होता है ना, जो ये हुआ था, जो सिपाही विद्रोह वगैरह जो उसी का आसपास ये भी शुरू किया था, उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी बोलते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोग भी मदद किया था। नेक्स्ट ये वो लोग का थोड़ा पेंटिंग वगैरह आजकल कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सेंटिनलीज लोग है, देखिए ये सेंटिनलीज लोग बोलते हैं ना, हम लोग अभी उसका कभी जा नहीं सकते हैं, उसका सेंट्रल आइलैंड है,
ये लोग का ओनली पॉपुलेशन है 50 टू 80, कोई बोलता है 80 टू 100 ऐसा, क्योंकि एस्टिमेटेड है, कोई काउंट नहीं किया, हेड काउंट नहीं किया, नाइदर सेक्टर ऑफ इंडिया, नाइदर सर्व ऑफ इंडिया, नाइदर ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये देखिए, ये हम लोग का 1967 में एक बार हम लोग जो कोलैबोरेशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में गया था विद द एलजी एंड एनएसआई, तो उस समय हम लोग बहुत दूर से फोटो लिया था उसका, और उसमें आइलैंड में उसको अंदर भी चला गया था। उस समय का कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारा म्यूजियम में अभी भी है। हम लोग क्यों बोला था कि हम लोग उसमें 1967 में हमारा कुछ स्पेसिमेन है सर, अभी भी म्यूजियम में रखा है, और इसका प्रतीत होता है कि हम लोग उसको अंदर में गया था, उससे काम सामान लेके आया था। नेक्स्ट, ये भी टू बेनिफिट्स कोई है, ये दे नेवर अलाउड अदर्स, वो किसी को अलाउ नहीं करता है। आजकल हम लोग भी कोई मतलब कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो पॉलिसी गवर्नमेंट लिया वो है आईज ऑन एंड हैंड्स ऑफ एंड आईज ऑन, थोड़ा वो पॉलिसी है, तो दूर से देखते रहो हाउ दे आर डूइंग। और कभी कुछ प्रोग्राम से हेलीकॉप्टर से हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए जावा और ये जेनरल कैसा आ रहा है। जनरली लोग ना जानते हैं कि हाउ टू मेक कैनो, मतलब छोटा सा बोर्ड बनाना जानता है, लेकिन जो जानवर लोग देखो वो रैफ्ट बोलते हैं, रैफ्ट, ये डोंट नो हाउ टू मेक कैनो, वो जानवर लोग जानते ही नहीं है मतलब बोर्ड बनाना। इसलिए बोली जा रही है दे आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज, दे आर नॉट डिफरेंट, एक ही नहीं है वो, देखने में देख लगता है ना। नेक्स्ट, हां ये थोड़ा फोटोग्राफ नेक्स्ट, हां ये नेक्स्ट, हां और एक है कम्युनिटी ओंगेज जो रिटला कमान में रहते हैं, वो भी देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये देखिए उस लोग का अभी इस तरह का हाउस है, उसमें थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर शुरू किया, वो जो देखिए कुछ बैगन का कुछ कर रहा है हम लोग सर, क्योंकि वो लोग रिसेंटली हो गया, पहले पूरा लिटिल अंडमान में पूरा थका हुआ था, आजकल एक छोटा सा आइलैंड ग्रोथ क्रीक में है, मैं भी अभी कुछ दिन पहले गया था, तो वो लोग दे स्टार्टेड डेवलपिंग दिस स्मॉल फार्मिंग करने शुरू किया, कॉफी का पेड़ लगाने का। हाँ, तो हम लोग इसको प्रतीत किया था कि दे आर नॉट अफ्रीकन एबोरिजिनल्स, वो लोग अफ्रीका से आया नहीं है, ये लोग थ्रू बर्मा से यहाँ आए, तो वो बस छोड़ दीजिए तो आपको। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, तो ये लोग के साथ फॉरेस्ट से बहुत मतलब बहुत अच्छा संबंध है, वो लोग फॉरेस्ट से कलेक्शन करते हैं सब कुछ, घर बनाने से लेकर पूरा रूट्स एंड ट्यूबर्स जो भी ये सब फॉरेस्ट से लेते हैं, तो इसलिए उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो लेकिन वो फॉरेस्ट को बचा के रखता है, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, ये देखिए उसका लैंड यूज का देखिए, यहाँ पे भी लैंड यूज का वही देखिए, आपकी 40% ऑफ इंटर एरिया का अभी से ओनली 40% तो ये है, लेकिन पहले उसका बेटा रिक्शा नाम में पूरा फैला हुआ था, इसमें भी उसको हम लोग हटा दिया इस तरह का। नेक्स्ट, हां ये छोटी ये देखो इसका बहुत ही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को छोड़ दिया। हां ये देखिए सर कुछ कॉफी का पेड़ वगैरह लगाया है पीछे घर का पीछे, वो गवर्नमेंट से बना दिया ऊपर। नेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर है, ये और एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो निकोबार आइलैंड में रहता है, ग्रेट निकोबार में, ये लोग का संख्या है 200 समथिंग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरह का पॉपुलेशन है, ये लोग भी अभी डिपेंडेंट है हंटिंग के जरिए के ऊपर, ये लोग भी ज्यादा खेती बाड़ी नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल खेती बाड़ी कर रहा है, थोड़ा किचन गार्डन वगैरह बनाता है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग पिग और डोमेस्टिक करना शुरू किया। नेक्स्ट, ये हम लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग किया था, हम लोग इतना एरिया में टोटल 78 लोग को हम लोग ट्रेस कर पाया था, बहुत मुश्किल है, कोई बोलता है 200 है समथिंग समथिंग, पर हम लोग इतना ट्रेस कर पाया था। नेक्स्ट, तो सब लाइवलीहुड देखिए, ये लोग फिशिंग करता है, हंटिंग करता है, खेतीबाड़ी तो नहीं करता है, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स पिग्स करता है, एंड कलेक्शन ऑफ हनी, एंड हॉर्टिकल्चर में कुछ कुछ वो फंडामेंटल्स वगैरह जो कुछ पोटैटो वगैरह कुछ आजकल पढ़ने लगा, थोड़ा सा इसमें सर हॉर्टिकल्चर का पर्सपेक्टिव है, इसमें कुछ काम वगैरह करा सकते हैं, वो नेवर वगैरह से हम लोग तो शायद बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ वो फायर इलेक्ट्रिक डिवाइस अभी भी वो मैच बॉक्स यूज नहीं करता है, वो देखिए सर। नेक्स्ट, जो लकड़ी से लकड़ी बना के आग जलाता है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए आग जलाने का तरीका है। नेक्स्ट, हाँ ये एक जो एरिका नेट का जो है उससे एक भेसल बनाया है, उसमें मतलब जो सूअर वगैरह का बॉयल करते हैं ना उसके लिए। नेक्स्ट, हाँ ये उसका पहले का हार्ट था इस तरह। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ये और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज का फोटो देखा है, छोड़िए। नेक्स्ट, ये पठानकोट का मध्य प्रदेश का ये कुछ और ये कुछ ट्राइब्स अलग है। ये है टोडा लोग है, टोडा तमिलनाडु का टोडा लोग है सर, ये लोग पेस्टोरल ट्राइब्स है, ये बफेलो को रियरिंग करता है, वो जो बफेलो पेन दिख रहा है ना गिरा हुआ, उसमें रात को बफेलो रहता है, और ये उसका नेक्स्ट, हाँ ये और एक कम्युनिटी है जो नेकन ट्राइब्स है केरला का, ये भी गुफा में रहते हैं अभी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ये कुछ फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बोल रहा था।
Thank you, sir. I am very much thankful to Dr. Please keep something to share something my knowledge, and to also Balu sir also I am just thank you sir. Thank you sir. बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हम सब लोगों की इसकी जानकारी रखने वाली बात है। अभी भी बहुत सारी बातें इन सब आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमारे पास में नहीं पहुंची है, और सही मायने में जिस विषय पर हम ये सेमिनार कर रहे हैं, पंचतत्व, तो पंचतत्व के साथ में किस प्रकार का सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार का एक वस्तु पाठ ही कि हम सब लोगों के सामने जनजातीय लोग रखते हैं। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिस परिस्थिति में वे जी रहे हैं वो उसमें से आज के आधुनिक युग के साथ में भी कुछ बातों को तालमेल बिठाते हुए, मगर उनकी जो बातें कि जैसे प्लास्टिक का यूज नहीं करने की बात होगी या वहां के संसाधनों का उपयोग करना, ऐसे संसाधनों का उपयोग करना कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाते हैं, जो इको फ्रेंडली है, जो वहीं के वहीं फिर से हम रिसाइकल कर सकेंगे। इस प्रकार की बातों का उनसे अगर सीख लेते हैं हम, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि हो सकती है। तो उनको भी हमारे तरफ से कुछ बातों को और सिविलाइज करने के दृष्टि से, मगर सिविलाइजेशन इतना नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हम बड़े हुए, अगर इतना हो जाएगा तो फिर वो नहीं रहेगी, बल्कि उनसे कुछ सीख लेकर हमको भी उनकी कुछ पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता लगता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे जानकारी दी है। वास्तव में तो इसके लिए पूरा एक सत्र होना चाहिए था, ताकि हम सब लोग जो नए हैं इनको भी जानकारी। अभी इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हम लोग, और इसमें अभी जो हमारे बीच में किसान भाई आए हैं, कुछ बहनें भी हैं, किसान बहनें, केवल भाई नहीं, तो किसान भाई और बहनों के भी कुछ अनुभव हम सब लोग सुनेंगे कि जो अभी तक का काम हुआ है उस संदर्भ में। पीछे भी एक अपने किसान भाई हाथ खड़ा कर रहे थे, तो ऐसे किसान भाई यहाँ आकर बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा भूमिका न बनाते हुए अपने को जो बात रखनी है वो एक दो मुद्दे ऐसे रखे कि जिसके कारण सब लोगों का ज्ञान वर्धन हो जाए, या आपकी जो बात है वो हमारे वैज्ञानिक बंधुओं को भी ध्यान में आ जाए कि इसके ऊपर हमको काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी कुछ बातें होंगी तो वो आकर हम यहाँ फार्मर्स का अपना अनुभव जरा थोड़ा सा उसमें सहभागी हो। ज्योत्सना जो इंटरप्रेन्योर है, ज्योत्सना जी आई है क्या? नहीं है। ज्ञानमयी मंडल वो नील से आए हुए। और मेरा किसान भाई सर, मैं एक टापू से आया, छोटा एक टापू है जिसका नाम नीला है। वो 8 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है, और लखनपुर साइड में जो है 1 किलोमीटर चौड़ा है। तो हम लोग सारा जितना भी किसान है सब किसी के ऊपर ही निर्भर है, और जितना भी सब्जी उगाते हैं उबला से लेके मीठा नमक तरफ, जैसा टोमेटो है, है, जिंजर है, चिल्ली है, सब कुछ हम लोग बाहर नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो लेकिन हम लोग का दुख यही है क्या है कि जो छोटा टापू है, चारों तरफ समुद्र है, और एग्रीकल्चर के ऊपर ही ये छोटा निर्भर करके हम लोग जी रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की तरफ से अगर थोड़ा से हेल्प मिल जाए हम लोग टापू वाला, तो बहुत बहुत थैंक्स रहेगा एग्रीकल्चर वाला। लेकिन हमेशा एग्रीकल्चर तरफ से हेल्प मिलता है, लेकिन कोरोना का बाद से सर ये जो हेल्प थोड़ा कम हो, जैसा नवाड़ा से हम लोग को जो सीमेंट से बना के दिया था, गोबर खाद डाल के, गौमूत्र से, तो मैं भी एक किसान हूँ,
मेरा दादा से, मेरा पापा से जो सीखा, उसी से हम अभी चल रहे हैं। तो मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली है, मेरा पापा है, मम्मी है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है और मेरा एक छोटा बेटी है। तो मेरा गुजारा गरीब किसान है, मेरा को उतना मुनाफा नहीं होता, जो भी होता तकलीफ से करके मार्केट में बेचता, कोई छोटा मार्केट। तो वहाँ में तो सर ज्यादा कॉस्टली में हम लोग नहीं बेच सकता, मिल का पॉपुलेशन बहुत कम है, 4,500 पॉपुलेशन। गवर्नमेंट स्टाफ भी वहाँ पे है, सबका साथ मेरा अच्छा मिलता है और मेरी वासियों से भी मेरा बहुत प्यार है। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हम लोग को जो बीजा और ट्रैक्टर का फैसिलिटीज नहीं है, एक ही ट्रैक्टर है जो पंचायत के हैंड ओवर कर देती है, तो इसका वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। और जो हैंड ट्रैक जो आपका पास नहीं है, जैसा मेरा पास हैंड ट्रैक नहीं है, बैंक में लेके खेती करता है। तो सर जो भी है थोड़ा मोड़ा ब्लॉग, हम तो किसान काम करता है और मेहनत करता है, करना मेरा फर्ज है। थैंक यू वेरी मच, इतना बड़ा प्यार मिला मेरे को और इतना सुंदर माहौल मिला और इतना रिस्पेक्ट मिला सर, इसमें मैं बहुत धन्यवाद। और सर आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपनी जो समस्या है, पीड़ा है, कि हमको अच्छी खेती तो लगी है, मगर उसमें हमारी और प्रगति करने की जो इच्छा रखी है, तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी उसको संज्ञान लिया ही होगा। और अगर कोई कृषि विभाग से आए हुए है क्या, कोई यहाँ कृषि विभाग से नहीं आए होंगे, तो कृषि विभाग तक इसको पहुंचाने का भी काम हमको करना पड़ेगा, करेंगे उसको। मैं इसके बाद में बुलाना चाहूंगा चेल्लम्मा को। चेल्लम्मा है जो एक किसान बहन है हमारी, वो भी आकर अपने अनुभवों को शेयर करें। नमस्कार, बेटा मैं रागाचा पार्क से आई हुई, मेरा नाम चेल्लम्मा। हम किसान का बेटी है, मेरा दादा मेरा अप्पा सारा पूरा किसान है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला, मेरा बेटी पढ़ाया नहीं, मेरा को किसान को सिखाया। खाली मेरा अम्मा बोला पढ़ा के क्या करेगा तुम, खेती करो, करके काम सीखो। दूसरा कर जाता कौन सा पढ़ के कौन सा ऑफिस में काम करेगा, खेती करो, काम सीखो। दूसरा कहता था लड़की को पढ़ाना नहीं पड़ता। मेरा अम्मा बात करके सुन के हम लोग भी पढ़ाए, वही टाइम ना मौका नहीं मिला पढ़ने के, स्कूल नहीं है बगल पे, हम लोग खेती करा, पेन पकड़ा हाथ में, हम लोग कोई बात पकड़ा, पूरा काम करा, पूरा काम करा। मेरा अम्मा का घर में शादी करके दिया था, वो बगल में वो भी किसान है, सब किसान को पति पत्नी दोनों मिलके पूरा काम करते पाला। छोटा उम्र से इसको 4 बच्चा पाला। किसान में कुछ काम नहीं है, किसान में हम पाला। अगल बगल मेरा अम्मा के घर में भी हेल्प नहीं है, पति पत्नी हेल्प नहीं है, मेरा भगवान से मेरा साथ मेरा दिल से हम पाला बच्चा खेती करते। ये बोलता महिला कुछ घर के अंदर नहीं बैठना, पूरा काम करो, आगे बढ़ सकता, हमको नहीं सकता करके घर में बैठने से हम 4 बच्चा पालने नहीं सकता। मेरा अम्मा बोलता एक बच्चा तो हम पालेगा पढ़ाएगा, बोला हम बोला अम्मा मेरा मेरा नहीं पढ़ाएगा, मेरा बच्चा को आप नहीं पढ़ाएगा, 4 बच्चा हम पढ़ाएगा, पूरा से कहीं पानी सीख के हम पढ़ाएगा, 4 बच्चा से डिग्री तक पढ़ाया, अब 3 बच्चा नौकरी करता है। 12 क्लास पढ़ के मेरा वो लेके आया, एमए तक पढ़ाया। मेरा को पढ़ने के लिए पूरा इच्छा था, पूरा इच्छा पढ़ने के लिए। होटल में कोई पढ़ा वाला आके घर में काम करा वाला कम पढ़ा, तो रात पर पूरा लिख के देता। 3 क्लास पढ़ा उसने घर में, स्कूल नहीं किया, शामिल में 3 क्लास पढ़ा, अभी
और वगैरह सारा कुछ हम देखने के लिए हमको साइन करता कुछ करता। हमारा 3 बच्चा को और एक बहन को 2 बहन को एक भाई को पढ़ाया, वो कुछ में नहीं आया, पता नहीं है हमको कोई मार के अपना से मर्जी में अपना पढ़ा, अपना पढ़ के अपना लिख के कहीं भी तमिलनाडु में बोर्ड दिखता, कहीं भी तमिल में दिखता, सब पढ़ता। 3 क्लास हम करने पड़ा। क्या हम बोला मेरा पहले हमको खेती करा, पानी का पाई सारा पति सारा पूरा काम करा, मेरा भाई अच्छे से काम करा, दोनों मिलके अच्छा काम करा, अच्छा परिवार को ऊपर कराया। उसको देखो ये छोटा उम्र से छोटी बच्ची 4 क्लास पढ़ती, वो टाइम से मेरा कोई हेल्प नहीं है, खाली भगवान को मेरा साथ किया। क्या हम लोग क्या करा, कुछ सब्जी करा, कुछ बात करती, कुछ करा, उसमें आग चलाने के लिए कोई नहीं मिला। अभी तो ट्रैक्टर मिलता, पिताजी मिलता, कोई तो हम खाली आग चला, दूसरा पैर पकड़ के काम पकड़ के हम चला गए। मेरा बेटी बोला अम्मा किचन छोड़ो, काय पालो बोलो तो हमको तो काय पालो दूध निकालने के लिए नहीं आता, क्या करेगा वो, सीख लो बोला, सीख लिया हमको 10 का दूध निकाला, बच्चा को आके पढ़ा, सबको पढ़ा, और मेरा को जमीन बंटवारा कर साल हमको जमीन नहीं दिया, एक साथ था। तो छोटा भाई को मेरा को काम करने नहीं दिया, खाली गाय वाला, और मेरा बेटा से जमीन बंटवारा हो गया। 13 साल में अभी अवार्ड लिया, 1 साल अवार्ड लिया। इतना आके पढ़ाया मेरा तो बच्चा को 300 नरी का 300 नरी अभी 5,000 7,000 नरी काटता है। पूरा कैरेक्टर सपोर्ट, अगले से सपोर्ट हमको पूरा हम करता है। अकेला महिला किसान करके सारा आके मेरा दिखता, पूरा कैरेक्टर से हल्का करा, सारा नर्सिंग कर लेंगे, पेड़ वगैरह भी बच्ची का नाम को जमीन लेवल नहीं है, इसलिए हम क्या करता है पूरा मेडी बना के मेडी से बजा के पानी बाहर नहीं जाता, काम पास नहीं जाता, कल आता नहीं में रखता, और क्या करता पास तक नहीं जाने नहीं दिया, अपना बच्चा से सारा तरफ काली रेस्ट जगह में पंप काटते रहता, पल्ली काटते रहता, किसी को जरूरत पड़ने से मेरे पास आके पंप काटते रहता, क्या होता है सबको फास्ट बनाओ, सबको काटो 2000 हम लोग दालचीनी निकालते रहता, गोल मिर्ची क्या हम लोग इसमें दिया, सारा पेस्ट बना के फिर इसमें अच्छे से करा, बांध बना दिया, करता करके महिला इतना करता करके बांध बना दिया, और वाले उसे ऐसे आइटक बना के दिया, टिक्की बना के दिया, तैयारी में आके भी हम लोग पूरा सपोर्ट किया, हमला करो हरी अच्छा पड़ेगा, उसको छिलका पहले हमने छिलका का चला था, सफाई रखना करके कैरे से आके बोलता छिलका को रखो मल्ची करो, तो पेड़ पड़ेगा और नमी मिलेगा, इतना बारिश के वजह से पानी रुकता नहीं, क्या करता बना के छिलका रख के पानी को रुकाता ऊपर से, और बांध बना के एक बांध आगे से बना के और हम 3 अपना से बनाए, तब तो बोलता ऊपर से नदी पहले 4 हिसाब से ऊपर बड़ा हो गया, क्या हो रहा है नीचे आके और ऊपर बल हो गया, पड़ के ऊपर बड़ा हो गया, अभी नीचे हम दोबारा भी हो गया, उसका नीचे गोल मिर्ची और पान पत्ती धनिया पत्ती क्या क्या कर सकता हूँ, पूरा करता, खाली वेस्ट जमीन नहीं रखा, सारा एरिया में कुछ करके रखा, अगर बोला होते हम जाके बोलता है
दूसरा नहीं रखना, कितना महिला को आप लोग इसमें छोड़ा सर्कल ग्रुप में तो पूरा बोलता जमीन करके आती उधर को काम करता, बोला अपना जमीन छोड़ के क्यों उधर करता, चलो अपना जमीन में जाओ करो, एक होगा एक दिन एक कोई करो, एक दिन की एक होता करो, एक दिन का अपना जमीन में रहने से अपना एक मुर्गी पालो, अपना एक गाय पालो, अपना के लिए घास मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा, बच्चे सबको बोल बोल के सबको अपना अपना जगह में जाके अपना अपना करता है। अभी बोलता मेरा काके अम्मा इतना अच्छा कर रहा हूँ पूरा खुशी है करके मेरा काके धन्यवाद बोलता सबको बोलता बोलते इतना जमीन भी खाली नहीं रखना, ऊपर तो पेड़ करो नीचे तो कुछ कुछ करते रहो, अगल बगल वाला बोलता है सारा सफाई रखो, हम बोला सफाई मत रखो, सफाई रखने से यदि पूरा मर जाएगा सूख जाएगा तो कर दे, अभी क्या करता है स्लोप में पानी में चले जाता मिट्टी और दूर करने देता सूख जाता है, इसलिए हम बोलते मट्टी डाल मट्टी सारा डाल के सब्जी बना लेते हैं और घुमा के हम लोग क्या करते हैं छिलका रख के मट्टी को बंद करके रखते हैं। ऑर्गेनिक में करता गाय का गोबर और कुत्ते का गोबर अपना के लिए घास मिलता है उसको छिलका उलका सारा घास बना के फिर डालता है, इसलिए ऑर्गेनिक में बनना बीज अभी नहीं मिलता, बीज के लिए पूरा रेट होती है, हाइब्रिड बना के देते ना एक पेंडी को 8,000 पड़ता है, इसलिए वो सब वो बीज लेने के लिए कोई छोटा छोटा किसान को ताकत नहीं है, वो तो 8,000 को लेके के क्या करेंगे, तो लेबर का पैसा देना, खाद लेना, तो सफाई करना, 3 महीना के बाद तो फल आएगा, 3 बार 4 बार आएगा वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इतना किसान को ये सब्जी करने के लिए छोड़ दिया, इसलिए हम बोलता अपना से गवर्नमेंट से देना, हाइब्रिड नहीं मिलता, देना से अपने आके कर सकता है, उनको अच्छा भी किसान आगे बढ़ सकता है। ठीक है हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और सही मायने में जो किसान वैज्ञानिक कैसे होते हैं उनकी भले औपचारिक शिक्षा कितनी हुई कितना नहीं हुई इससे हाँ जंगल दवाई का थोड़ा काट के दवाई करके पीसना लिखने दो क्या नाम है इसका क्या स्थानीय भाषा में गुरुजी है क्या गुरुजी है अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर ठीक ठीक सब ठीक है। तो हमारे समाज में हमारे बीच में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं कि उनकी औपचारिक पढ़ाई कुछ नहीं हुई मगर प्रकृति के शाला में रहते हुए उन्होंने जो कुछ सीखा वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और बहन चेल्लोमा जी का जीवन जो है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। इतने प्रकार के कष्ट सहन करते हुए भी पूरे अपने जीवन की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और वो भी सफलता उसमें प्राप्त की है। तो हम सब लोगों की ओर से फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायी अपने जीवन के माध्यम से निश्चित रूप से
अनेक बातें होती है। और जो बात आपने कही है बीजों के मामले में, तो वो बीज के मामले में भी कृषि वैज्ञानिकों से भी और हम किसान भी मिलकर एक दूसरे की बीजों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी ऐसे बीज हो सकते हैं कि जो बीज हम एक दूसरे किसान को देकर उसमें से अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि आज जो बीज तैयार होते हैं ये बीज तो किसान से ही आए हुए हैं। बीजों का असली मालिक अगर कोई है तो वो किसान ही है। किसान ने ही अपने निरीक्षण से, अपने दिमाग से उनको बढ़ाया है। उसी प्रकार से बीजों के मामले में जो विषय आपने उठाया है, तो जैसे गवर्नमेंट वैज्ञानिक प्रयास तो करेंगे ही, और हम किसान भी इस मामले में आगे बढ़कर इन बीजों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे को देना, और वो हमारे पास के अच्छे बीज दूसरों को बताना, उनके बीज अपने खेत में लेकर आना, ये भी हमको करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बारे में इसका जो जड़ है कमल बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। कमल बीमारी जब हम 10 साल की जब हम 10 साल की हम लोग तब हम लोग को मेरे को कमल बीमारी हुआ, मेरे बहन को भी हुआ, मेरे भाई को भी हुआ। तब ऐसा हो गया, ना खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे, ऐसा बीमारी। तब क्या करेंगे अम्मा, इसकी जड़ को निकाल के धो के गंजी पानी में पीस के, तो गंजी पानी में डाल के एक हफ्ता खाली पेट दे दी। आज तक मेरा 36 उम्र है, आज तक मेरे को 24 बीमारी। ये अभी सबको मालूम है कि इस प्रकार से जॉन्डिस में उपयोग होता है बहुत लोगों को मालूम। ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है, धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं कि जो आज भी लाखों रुपए खर्च कर कर भी बीमारी दूर नहीं होती है, वो उससे हो जाती है। और अभी कोरोना के काल में हमने इसका बहुत सारा अनुभव भी लिया है। पूरा भारत ही नहीं तो दुनिया में भी वो सब लोग काढ़े पी रहे थे और हर्बल की अलग अलग प्रकार की दवाइयां ले रहे थे, और जिन्होंने ये लिया वो सब कोरोना से बचे रहे। तो अभी का सत्र यही पूरा करते हैं, क्योंकि घड़ी बता रही है कि 2:14-15 हो गए, और अभी 12 बजे दिया हुआ समोसा भी खत्म हो गया होगा पेट में। तो इसके लिए अभी आवश्यकता तो वही है। अगर ज्यादा देर सत्र चलाऊंगा मैं तो यहाँ बैठे हुए लोग खिसक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मगर वो कहेंगे कि अगली बार आप पोर्ट ब्लेयर में मत आना। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से पोर्ट ब्लेयर में आने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो अभी आपको लंच के लिए छोड़ना अच्छा है, ताकि नहीं तो इतने सारे लोगों का शत्रु को मुझे मोड़ना पड़े। तो ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, खास करके जो ट्राइबल के बारे में भी, और हमारे किसान बहनों ने हमारे साथ में, जो किसान भाई और बहनों ने जो अनुभव शेयर किए, वो वास्तव में ही हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है कि किसान कितना लगन के साथ में अपनी खेती पर प्यार करता है, इस धरती माता के साथ में उसका जुड़ाव किस प्रकार का बन जाता है। और अगर इस प्रकार का जुड़ाव बन जाता है तो वो तो संतुष्ट समाधानी होता ही है, पर आज की जो कुछ तथाकथित इस प्रकार की बातें हैं, उपभोग की भी होगी या उसका जीवन यापन अच्छा चलने का, वो भी उसको उसमें से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर बात वही है कि हम प्रकृति के साथ में जितना तालमेल मिलाकर चलेंगे, उतनी आपको मन शांति भी मिलेगी, और हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम अपना जीवन बहुत सफलता के साथ में जी सकते हैं। तो इस सत्र में जो इंटरेक्शन के लिए आए थे, नाबार्ड से जो स्वाति जी आई थी, शायद वो काम से निकल गई है, तो उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। निरंजन जी हमारे बीच में आए थे ट्राइबल से। फिर इस सत्र में जिन्होंने अपना भी विषय रखा, ऐसे मल्लिका चन्नम्मा जी और जानमोई मंडल, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी आगे के लिए हमारे निवेदन करता हूँ कि आगे की कार्रवाई। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद करने की और कंडक्टिंग दिस इम्पोर्टेंट सेशन। हमको अभी बहुत समय कम है, इसलिए हमें जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। फिर भी हम जरूर कोशिश करेंगे किसान का जितना भी आपका मन में था हम लोग ले लिया। समय कम है इसलिए अभी तो जरूर आपका लंच में जाना है, तो इसलिए अभी यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो सारे किसान का जितने भी लोग अटेंड किया था सबका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी हम गेस्ट हाउस में जाए तो वहाँ पर लंच करें, फिर आपका बस निकलेगा तो साउथ अंडमान से महिला लोग आया आप लोग जा सकता है, और मिडिल अंडमान से है आपका भी अगर केरल जाना है तो आप जा सकता है, लेकिन जिसको वहाँ पर रहना है जिसने आपका मांग पे आपका बात हमको सुनना है आप आ सकता है, मोस्ट वेलकम। किसी को कंपल नहीं करना, अगर आपको जाना तो जा सकता है, बस जाएगा। अगर किसी किसान का हमसे इंटरेक्ट करना है क्योंकि हमने ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहा था, तो हमारा इसके बाद जितना भी बात होता है पॉइंट आए थे यहाँ पर बात उठाया था और उसके बारे में प्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस किया था, उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करें। हमारे वैज्ञानिक का डेयरी का वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक बाकी इनवाइटेड डेलीगेट्स है, हम 3 बजे कहीं पर मिलेंगे हमारा लाइब्रेरी में। अगर कोई भी किसान का उसमें बैठना है तो आप मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगर चाहे तो गाड़ी रहेगा कहीं भी, अगर एबीके में रुकता है एबीके के लिए हम लोग अलग से गाड़ी देंगे, एक गाड़ी भी रहेगा आपका चॉइस है। अगर आप आ सकता तो आके हमसे आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे हम लोग वापस आएंगे, सारा हमारा वैज्ञानिक है और हमारा इन्वाइटेड डेलीगेट्स और साथ भी रहेंगे वहीं पर, हम हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग पैनल डिस्कशन वहीं रहेगा। थैंक यू, हम लंच पे थैंक यू वेरी मच।